ये तो हम सभी को मालूम है कि क्रूड ऑयल के केस में इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, एडिबल ऑयल के केस में भी इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इनफैक्ट 55% ऑफ हमारी एडिबल ऑयल की जो नीड्स हैं वो हम लोग इंपोर्ट के माध्यम से ही पूरा करते हैं, जिसमें कि हमारी जो डिपेंडेंस है वो दो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया, जिन पे कि बहुत ही भारी रूप से हमारी डिपेंडेंस बनी हुई है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने ठान लिया है कि एडिबल ऑयल के केस में भी हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और उसी को पूरा करने के लिए, उसी सपने को पूरा करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए का एक नया एडिबल ऑयल मिशन है जो कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि पर्टिकुलरली इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग भारत में पाम ऑयल की जो कल्टीवेशन है और पाम ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर जो है कल रात को ही सामने आई है। गवर्नमेंट लॉन्चेस मिशन टू बूस्ट द ऑयल सीड्स प्रोडक्शन एंड ऑल्सो कट द इंपोर्ट्स ऑफ द कुकिंग ऑयल। और ये वाला जो मिशन है इसमें नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है एंड गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी बहुत बड़ा एरिया आइडेंटिफाई कर लिया गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और जो एरिया है ये सिक्किम के कंप्लीट क्षेत्रफल से भी ज़्यादा एरिया है जिसको कि आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इस एरिया में हम लोग पाम ऑयल की प्रोडक्शन को करने वाले हैं। टोटल एरिया विच द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड इज मोर देन 8,40,000 हेक्टेयर्स और ये टोटल एरिया सिक्किम के टोटल एरिया से ज़्यादा है, जिसका ब्रेकडाउन भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे कि कौन से स्टेट्स में एरिया यहाँ पे कितना कितना चुना गया है। बट ओवरऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी पाम ऑयल की जो डिपेंडेंस है उसके क्या आंकड़े हैं, कितने भारी रूप से हम लोग बाहर के देशों पर डिपेंडेंट हैं एंड क्यों हमने नॉर्थ ईस्ट को ही चुना है इस पूरे के पूरे मिशन को अंजाम देने के लिए। व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में आपको 2025 और 26 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं ये अवेलेबल करवाए गए हैं, जहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, दोनों ही मीडियम्स में कोर्सेज को अवेलेबल करवाया गया है एट करोल बाग एंड मुखर्जी नगर रिस्पेक्टिवली। और प्रयागराज में दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम के। अगर आप इनमें से किसी में भी एनरोल करना चाहते हैं और 40% का डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है उसमें जाकर के अपनी डिटेल्स को भरना है, मेरा नाम चूज करना है और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी जो भी क्वेरीज है सॉल्व किया जाएगा, आपकी एनरोलमेंट के प्रोसेस को आसान करवाया जाएगा। ऑल राइट, सबसे पहले इंडिया की जो पाम ऑयल की डिपेंडेंसी है उसको हम लोग आंकड़ों के माध्यम से समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, पिछले 3 वर्षों का ये डेटा है, 2021, 22 और 23 का डेटा है। हम लोग हर तिमाही में कितनी भारी मात्रा में पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। आप देख पाएंगे Q1 में कितने मिलियन टन्स में इंपोर्ट होता है, कितने मिलियन डॉलर्स में इंपोर्ट होता है, उसके बाद Q2, उसके बाद Q3। ये हर साल क्या होता है कि Q3 तक पहुंचते पहुंचते इसका जो आयात है बहुत बढ़ जाता है और इसके पीछे रीज़न है बिकॉज Q3 में हमें क्या देखने को मिलता है कि दैट इज़ द टाइम जब सर्दियों का टाइम आ जाता है और उस टाइम पर सडनली इसका जो इंपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें भी अगर हम कंट्रीज़ के हिसाब से बात करें तो हमारी जो मैक्सिमम डिपेंडेंस है वो 2 ही देशों पर बनी हुई है, एक है इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया। इसमें भी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 75% के आसपास जो डिपेंडेंस है वो इंडोनेशिया के ऊपर ही बनी हुई है। ये डेटा जो आप देख पा रहे हैं, डेटा थोड़ा सा पुराना है लेकिन ये जो डेटा है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस अभी तक नहीं आए हैं बिकॉज इंडोनेशिया, मलेशिया दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं पाम ऑयल के। तो मोटा मोटा आज भी हमारी जो डिपेंडेंस है इंडोनेशिया के ऊपर मैक्सिमम है, सेकंड हाईएस्ट डिपेंडेंस हमारी मलेशिया के ऊपर बनी हुई है। इसके कुछ आंकड़े भी आपको दिखा देता हूं जो कि रिसेंटली सामने आए थे। 2022-23 का जो मार्केटिंग ईयर था उसमें पाम ऑयल के जो टोटल इंपोर्ट्स थे ये 9.79 मिलियन मेट्रिक टन्स पे थे और ये इंपोर्ट साल दर साल बढ़ ही रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे पाम ऑयल तो एक इसमें ऑयल हुआ, लेकिन और भी हम कई सारे तरह के ऑयल्स को इंपोर्ट करते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल हुआ, उसके बाद सनफ्लावर ऑयल हुआ, रेपसीड ऑयल हुआ। इन सभी को हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, टोटल जो हमारा इंपोर्ट होता है
वो दोस्तों 164.7 लाख टन्स ऑफ एडिबल ऑयल का इंपोर्ट हम लोग करते हैं, जिसकी वैल्यू 1.38 लाख करोड़ की है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना भारी इम्पैक्ट हमारे खजाने पे आ रहा है, ऑल बिकॉज हम लोग इतनी भारी मात्रा में एडिबल ऑयल को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये कि हम लोग मैक्सिमम एडिबल ऑयल को इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री बने हुए हैं। लेकिन दूसरी इसमें ये भी फीचर आता है, बिकॉज ऑफ इंपोर्ट डिपेंडेंस होता क्या है कि इसके जो दाम हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग उसको रेगुलेट या कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप देख सकते हैं 2021 से लेकर अब तक का जो दाम है, कोई भी ऑयल पकड़ लीजिए, क्रूड पाम ऑयल की कई सारी कैटेगरीज होती हैं, उसके बाद रैपसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इन सभी में हमें इंक्रीज ही देखने को मिला है। हाँ, बीच बीच में कभी कभार थोड़ा बहुत डिप आता रहता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कभी कभार डिप आता रहता है, लेकिन अगर आप एक लार्जर पिक्चर को देखेंगे तो हमें इनमें इंक्रीज ही देखने को मिला है। और बिकॉज ये डिपेंडेंस इंडिया की चल रही थी, तो हम लोग पहले भी कई सारे मिशंस को लॉन्च किया था, जिसमें कि हम लोग ऑयल सीड्स पे, ऑयल पाम पे फोकस कर रहे थे। 12वीं जो हमारा 5th ईयर प्लान था, उसमें भी हमने इसमें उसके ऊपर फोकस किया था, अलग अलग मिशंस को लॉन्च किया था, लेकिन वो मिशंस उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इसके चलते 2021 में गवर्नमेंट के द्वारा 11,000 करोड़ रुपए का न्यू एडिबल ऑयल मिशन को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर जो 2021 में लॉन्च किया गया मिशन था, उसमें उसी टाइम पर कहा गया था कि हमारा जो एंटायर फोकस है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान के इलाके पे रहने वाला है, बिकॉज वहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत सूटेबल हैं, वगैरह वगैरह। और आज फाइनली उसके लॉन्च होने के बाद, आज 2.5 साल के बाद हम लोग उस पॉइंट पे आ चुके हैं जब गवर्नमेंट अग्रेसिवली इस मिशन को लेकर अब एग्जीक्यूशन स्टेज पर आ गई है। आप देख सकते हैं टोटल फाइनेंशियल आउटले 11,000 करोड़ का था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर लगभग 8800 करोड़ का था, और बचा हुआ 2200 करोड़ का जो शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का था। और इसमें एरिया भी आइडेंटिफाई किया गया था, वो भी आपको दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें कितने सारे एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने बोला था कि 25,000 हेक्टेयर का एरिया है जो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर पाम ऑयल उगाया जा सकता है, ऑयल सीड्स उगाई जा सकती हैं। मेघालय में 50,000 हेक्टेयर का एरिया है, नागालैंड में 7,000, त्रिपुरा में 61,000, मिजोरम में 61,000। ये सारे आंकड़े तब अनुमानित थे कि इन एरियाज़ में हम लोग डेफिनेटली जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। अंडमान निकोबार में 1593 ऑलरेडी वहाँ पे होता है, लेकिन 3,000 हेक्टेयर में हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो प्लान है वो सामने आया है। अरुणाचल में गवर्नमेंट ने 1,33,000 हेक्टेयर को आइडेंटिफाई किया है, असम में 3,75,000, उसके बाद मणिपुर में 66,000 हेक्टेयर, नागालैंड में 51,000 हेक्टेयर, मिजोरम में 66,000, त्रिपुरा में भी अगेन आप देख सकते हैं 1,46,000 हेक्टेयर। ये सारे एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जिनको कि सूटेबल माना गया है, और इसकी सिफारिश भी करी गई है कि यहाँ पर ऑयल पाम की जो प्लांटेशंस हैं वो हमें शुरू कर देनी चाहिए। सवाल ये आता है कि वाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया? इंडिया के बहुत सारे इलाके हैं, बहुत जगह पे हमें अच्छी मिट्टी देखने को मिलती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसा क्या खास है? देखिए, पाम ऑयल की जो कल्टीवेशन है उसके ग्रोइंग कंडीशंस को आपको समझना होगा। ऑयल पाम असल में एक ह्यूमिड क्रॉप है, इसको अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ओवर वेरियस मंथ्स। अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करें, वहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि बारिश तो होती है लेकिन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। कुछ ही महीने होते हैं मॉनसून के जब बारिश देखने को मिलती है। सेकेंडली, इस क्रॉप को चाहिए टेम्परेचर जिसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मतलब 29-30 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 22-23 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, और ब्राइट सनलाइट भी चाहिए। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीम केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है और सर्दियों में बहुत कम भी हो जाता है। उसके बाद ह्यूमिडिटी भी कम से कम 80% की चाहिए। ये वाले जो पैरामीटर्स हैं ये हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं। अगर मिट्टी की भी किस्म की बात करें तो नॉर्मली ये एलुवियल सॉइल में उग सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि वही वाले एलुवियल सॉइल में ये वाला पाम ऑयल उगेगा जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा होना चाहिए, और ये वाला फीचर अगेन हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही देखने को मिलता है। बिकॉज ये बहुत ही पेक्यूलियर कंडीशंस में ये वाला पाम ऑयल उगता है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आइडेंटिफाई किया गया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो कंडीशंस हैं, अगर हम उसके माउंटेनियस एरिया को छोड़ दें तो उसके अलावा जो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो काफ़ी हद तक मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ मेल भी खाते हैं।
यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आइडेंटिफाई किया गया है, इतने भारी एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर कि हम लोग पाम ऑयल का कल्टीवेशन करने वाले हैं। एंड इस पर्टिकुलर स्टेप का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखिए, पाम ऑयल जैसा मैंने आपको बताया, मैक्सिमम हमारी इसमें डिपेंडेंस इंडोनेशिया पे बनी हुई है। कई दफ़ा क्या होता है कि इंडोनेशिया अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा देता है, कभी कुछ कंडीशंस लगा देता है। स्पेशली जब वहाँ पे रमज़ान का टाइम आता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इसकी रिक्वायरमेंट है बढ़ जाती है। उस टाइम पे डेफिनेटली इंडोनेशिया नए नए टर्म्स एंड कंडीशंस लगाता है कि पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट है उसको किसी तरीके से रोका जाए। अगर ये हमें इंडिया को डिपेंडेंसी कम करनी है तो यही एक तरीका है, दैट इज़ कि हम लोग हमारी ग्रोथ को बढ़ाएं। उसी के माध्यम से हम लोग इन सारी अनसर्टेनिटी से बच सकते हैं जो कि आज हमें फेस करनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ इंडोनेशिया या फिर बिकॉज ऑफ मलेशिया। देखते हैं क्या होता है। बाकी दोस्तों, आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग सेंटर में विजिट कीजिए और नीचे दिए गए लिंक पे जाकर के क्लिक भी कर सकते हैं, आपकी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।